असेंबली बम कांड। मार्च सन 1929 ईस्वी को आगरा में दल की एक विशेष सभा का आयोजन हुआ, जिसमें दल के लगभग सभी नेता और सदस्य सम्मिलित हुए। उन दिनों असेंबली में सरकार की ओर से 2 बिल रखे गए थे। पहला औद्योगिक विवाद कानून, दूसरा सार्वजनिक सुरक्षा कानून। इन दोनों कानूनों का अभिप्राय था जनता की स्वतंत्रता की भावना को कुचलना और उसके असंतोष को दबाना। इन दोनों कानूनों का विरोध समस्त भारतवर्ष कर रहा था। असेंबली में सरकारी अफसर और उनके पिट्ठुओं को छोड़कर सभी सदस्य उनके विरुद्ध थे। क्रांति दल के केंद्रीय कमेटी ने यह प्रस्ताव पास किया कि जिस समय जनता द्वारा दोनों निर्वाचित सदस्यों के घोर विरोध होते हुए भी सरकार उन दोनों बिलों को पास हुआ घोषित करे, उस समय असेंबली में बम फेंका जाए और पूरे देश की जन भावना को अपने पक्ष में किया जाए। केंद्रीय कमेटी के समक्ष सबसे बड़ा प्रश्न था कि इस कार्य को कौन अंजाम दे। उस समय एक पंडित जी के विरुद्ध सरकार ने उनके पकड़े जाने के लिए अनेक इनाम घोषित कर दिए थे। लगभग 85 लोगों को उनको पहचानने और पकड़वाने में सहायता देने के लिए अपनी नौकरी में रख लिया था। नौकरी में शामिल होने वालों में से कुछ तो उनको पहचानते थे, परंतु ज्यादातर सरकार को धोखा दे अपना उल्लू सीधा कर रहे थे। भारत में किसी कोने में भी कोई क्रांतिकारी छोटा अथवा बड़ा कारनामा हो, उससे चंद्रशेखर आजाद का नाम संबंधित होता था। आम जनता में आजाद के नाम के प्रति श्रद्धा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। चंद्रशेखर आजाद ने सोचा, यदि यह स्वयं असेंबली का कारनामा करें और कारनामे के बाद या तो निकल जाए या लड़ते हुए वहीं पर मर जाए, तो उससे दल को जनता की सहायता तथा सहानुभूति अधिक मिल जाएगी। पर दल को दोबारा खड़ा करने का सौभाग्य चंद्रशेखर आजाद को ही प्राप्त था और आजाद की दल की आत्मा तथा शरीर थी। उन्हें असेंबली में बम कांड की योजना को अंजाम देने से रोकने हेतु वहां उपस्थित कितने ही सदस्यों ने भी खुद को इस काम के लिए प्रस्तुत किया, परंतु अंत में भगत सिंह ने अपने आप को अधिक जोरदार तरीके से प्रस्तुत किया। सैंडर्स वध के पश्चात भगत सिंह का अधिक समय फरारी में गुजरा था। ऐसे समय में पंजाब की क्रांतिकारी सभी गतिविधियों का भार सुखदेव को निर्वाह करना पड़ा था। सुखदेव को भगत सिंह का पंजाब से बाहर रहना और वहां भी उसका चुप बैठे रहना भाया नहीं था। इसके लिए उसमें केंद्रीय दल की सभा में भगत सिंह को एक ओर ले जाकर काफी बुरा भला कहा और कायर बताया था। भगत सिंह ने सुखदेव की बातों को अत्यंत गंभीरता के साथ सुना था। उनको बेहद दुख हुआ था। तब उन्होंने अपने आप को दल के समक्ष असेंबली में बम फेंकने के लिए प्रस्तुत किया। साथ ही दल को उनके आत्म बलिदान करने के प्रस्तुत को मंजूरी देने के लिए विवश कर दिया। पंडित चंद्रशेखर आजाद नहीं चाहते थे कि भगत सिंह उस कार्य को अंजाम दें। उनको उन पर पूर्ण विश्वास था और उनसे दल के अनेक कार्यों तथा कारनामों में भाग लेने की आशाएं थी। वह तो चाहते थे कि असेंबली में बम फेंककर केवल अंग्रेजी सरकार को अपने दल के बल को सामने ला दें, जिससे जनता की सहानुभूति दल को प्राप्त हो जाए। परंतु भगत सिंह के आग्रह के पश्चात उनको उनके आत्म बलिदान के लिए स्वीकृति देनी ही पड़ी। भगत सिंह अकेले ही इस कार्य को अंजाम देना चाहते थे, लेकिन बटुकेश्वर दत्त ने, जो उत्तर प्रदेश में ही दल के संगठन में व्यस्त थे, उनका साथ देने पर जोर दिया और भगत सिंह तथा दत्त को दल ने स्वीकृति दे दी। योजना पंडित चंद्रशेखर आजाद ने बनाई, जो इस प्रकार थी। दल के 6 सदस्य, पहला चंद्रशेखर आजाद, दूसरा भगवती चरण, तीसरा सुखदेव, चौथा वैशंपायन, 5वां भगत सिंह और 6ठा बटुकेश्वर दत्त असेंबली में जाएंगे। असेंबली के बाहर दल की गाड़ी मोटर कार खड़ी रहेगी। संकेत करने पर भगत सिंह और दत्त को छोड़ चारों अन्य सभी बाहर आ जाएंगे और चंद्रशेखर कार स्टार्ट कर तैयार रहेंगे। चारों अपनी अपनी रिवॉल्वरों से लैस होंगे। इन साथियों के असेंबली गैलरी से बाहर निकलने के 5 मिनट बाद भगत सिंह हॉल में बम फेंकेगा। केवल दत्त के ही पास रिवॉल्वर था। बम फेंकने के बाद दत्त उस समय के होम मेंबर सर जेम्स केरार
को गोली मारेगा और उस गड़बड़ में यदि अवसर मिला तो दोनों ही लड़ते लड़ते बाहर निकल जाएंगे। जहां कार उनकी प्रतीक्षा में खड़ी होगी, फिर वे वहां से निकल जाएंगे। हाँ, यदि भगत सिंह और दत्त को बाहर निकलने का अवसर ना मिले तो वहीं लड़ते हुए अपने जीवन का बलिदान कर देंगे। दल की इस योजना का अभिप्राय था काले बिलों का विरोध तथा असेंबली में पर्चे फेंककर जनता तथा दुनिया को यह बताना कि जनता और विशेषकर क्रांतिकारी सरकार की दमन नीति को चुप बैठकर नहीं देख सकते, और कांग्रेसी नेताओं को यह बताना कि सरकार वैधानिक तरीकों से उनके देश को कभी स्वाधीन नहीं करेगी। 7 अप्रैल 1929 ईस्वी को काशीराम के नंद किशोर निगम द्वारा असेंबली के 4 प्रवेश पत्रों का प्रबंध कर लिया गया। उस समय निगम MA की परीक्षा देने वाला था और जमुना किनारे कुदासिया घाट में से रामस्वरूप घी वाले घाट एक कमरे में रहता था। वहां लगभग प्रतिदिन के C राय आते थे, जो उस समय के एसोसिएट प्रेस के चीफ थे। KC राय निगम के अच्छे मित्र बन गए थे और कई बार वह निगम को अपनी कोठी पर ले गए थे। वह असेंबली के सदस्य थे। निगम ने उनसे ही 4 प्रवेश पत्रों का प्रबंध किया था। बम कांड के बाद वह अपनी कार में सीधे निगम के पास गए थे और बम कांड का वर्णन कर उससे पूछा था कि कहीं उसने उनके द्वारा दिए गए प्रवेश पत्र उन क्रांतिकारियों को तो नहीं दिए थे। निगम ने उनको आश्वासन दिया था कि मैं किसी क्रांतिकारी को नहीं जानता और उनको मेरे द्वारा कोई विपत्ति नहीं आएगी। 8 अप्रैल सन 1929 ईस्वी को 6 में से 4 सदस्य तो पब्लिक गैलरी के बीच में बैठे। भगत सिंह और दत्त बाईं ओर के कोने के पास जाकर आगे की सीटों पर बैठे। ठीक उनके नीचे सरकारी अफसर बैठे हुए थे। संकेत मिलने पर पंडित चंद्रशेखर आजाद, भगवती चरण सुखदेव और वैशंपायन बाहर निकल आए और कार को स्टार्ट कर उसमें बैठ गए। उधर भगत सिंह ने 5 मिनट के पश्चात असेंबली में सरकारी ऑफिसरों के करीब बम फेंका और दोनों जोर से चिल्लाए, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। इसके साथ ही उन्होंने लाल पर्चे हॉल में फेंके जो हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सेना के कमांडर इन चीफ बलराम के नाम से छपे थे। उन पर्चों का आशय इस प्रकार था, बहरों को सुनाने के लिए विस्फोट के बहुत ऊंचे शब्द की आवश्यकता होती है। पिछले 10 वर्षों में ब्रिटिश सरकार द्वारा शासन सुधार के नाम पर इस देश का अपमान करने की कहानियां दोहराने की आवश्यकता नहीं है और न ही हिंदुस्तानी असेंबली पुकारी जाने वाली इस सभा द्वारा हिंदुस्तानी राष्ट्र के सिर पर पत्थर फेंक फेंक कर हमारा अपमान करने के उदाहरणों को याद दिलाने की आवश्यकता है। यह सब सुपरिचित और स्पष्ट है। आज फिर जबकि जनता साइमन कमीशन से कुछ सुधारों के टुकड़ों की आशा में आंखें फैलाए हैं और इन टुकड़ों के लोभ में आपस में झगड़ा कर रही है। विदेशी सरकार सार्वजनिक सुरक्षा और औद्योगिक विवाद कानूनों के रूप में अपने दमन को और भी कड़ा कर देने का यत्न कर रही है। इसके साथ ही आने वाले अधिवेशन में समाचार पत्रों द्वारा राजद्रोह रोकने के कानून जनता पर थोप देने की धमकी दी जा रही है। सार्वजनिक कार्य करने वाले मजदूर नेताओं की अंधाधुन गिरफ्तारियां यह स्पष्ट कर देती हैं कि सरकार की विचारधारा क्या है। राष्ट्र दमन और अपमान की उस उत्तेजनापूर्ण परिस्थिति में अपने उत्तरदायित्व की गंभीरता अनुभव करके हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ ने अपनी सेना को यह कदम उठाने की आज्ञा दी है। असेंबली बम कांड अगले भाग में भी जारी रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद और मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आप और किन किन क्रांतिकारियों के बारे में जानना चाहते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। इससे मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।